नमस्कार स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। देखिए स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास के अंदर हमने अधिगम के सिद्धांत पर चर्चा की थी, जिसके अंदर हमने अंतर्दृष्टि में सूझ का सिद्धांत पढ़ा था और इसके अलावा हमने एक छोटा सा सिद्धांत दूसरी का भी पढ़ा था। देखिए आज हम जिस सिद्धांत पर चर्चा करने वाले हैं वह सिद्धांत है हमारा हल का पुनर्बलन का सिद्धांत। देखिए हल के पुनर्बलन सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो इस सिद्धांत के अंदर यह अधिगम का सबसे सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत माना जाता है। अब तक हमने जितने भी सीखने के जो सिद्धांत पढ़े हैं उन सभी सिद्धांतों में ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत माना जाता है कि सर्वश्रेष्ठ सिद्धांतों की श्रेणी में इसे रखा जाता है। तो हम शुरू करते हैं आज के इस हल का पुनर्बलन का सिद्धांत। हल का पुनर्बलन सिद्धांत। देखिए हल के पुनर्बलन सिद्धांत को देने वाला हल ही था, यानी कि इसका पूरा नाम हम क्या कहते हैं, इसे क्लार्क एल हल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? क्लार्क एल हल कहते हैं। अब बात आती है कि इसके और अन्य क्या नाम है। तो इसके अन्य नाम की जब हम बात करते हैं तो इसे क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत। इसे क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे चालक न्यूनता का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे चालक न्यूनता का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे अंतर्नोद न्यूनतम का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे अंतर्नोद न्यूनतम का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे परिष्कृत सिद्धांत भी कहते हैं। इसे परिष्कृत सिद्धांत भी कहते हैं। इसे परिष्कृत सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो सिद्धांत था ये सिद्धांत कब दिया गया था और इस सिद्धांत में हल ने क्या कहने की कोशिश की, यानी कि सीखने का आधार किसे माना, या जो अपनी बात कही या इस सिद्धांत के जरिए जो हल जो कहना चाहता था वह क्या बात थी। तो देखिए सबसे पहले बात आती है कि ये जो सिद्धांत था वो कब और कैसे प्रस्तुत किया गया था हल के द्वारा। तो देखिए ये जो सिद्धांत था वो 1915 के अंदर, देखिए 1915 के अंदर इसकी एक पुस्तक थी जिसका नाम हमें याद रखना है। उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर। इस पुस्तक के अंदर यह सिद्धांत देते हुए हल ने व्यक्ति की आवश्यकता को सीखने का आधार माना। किसको? व्यक्ति की आवश्यकता को, व्यक्ति की आवश्यकता को, नीड, आवश्यकता क्या होती है? नीड को आधार माना। और आधार मानते हुए इसने दो प्रकार की आवश्यकताओं को बताया। एक तो आवश्यकता होती है हमारी प्रत्यक्ष आवश्यकताएं और एक होती है अप्रत्यक्ष आवश्यकताएं। तो अगर मैं बात करूं प्रत्यक्ष आवश्यकताएं कौन सी होती है एक व्यक्ति की, तो आपने सुना होगा रोटी, कपड़ा और मकान। कौन सी होती है? रोटी, कपड़ा और मकान। ये क्या है? व्यक्ति की प्रत्यक्ष आवश्यकता है। क्या है? प्रत्यक्ष आवश्यकता है जो उसे चाहिए ही होती है, इनके बिना वो नहीं रह सकता। और अगर मैं बात करूं अप्रत्यक्ष आवश्यकताओं की, तो अप्रत्यक्ष आवश्यकताओं के अंदर क्या आएगा? अप्रत्यक्ष आवश्यकताओं के अंदर इज्जत। क्या एक व्यक्ति को अपनी इज्जत बहुत ज्यादा प्यारी होती है? इज्जत, मान और शोहरत। हर व्यक्ति इस चीज का भूखा होता है, शोहरत का, इज्जत का, मान का। और ये उसकी क्या है? अप्रत्यक्ष आवश्यकताएं है। और अगर प्रत्यक्ष आवश्यकताओं की बात करें तो रोटी, कपड़ा और मकान। इन्हीं को ही क्लार्क हल ने सीखने का आधार माना। सीखने का आधार।
क्लार्क एलान ने कहा कि व्यक्ति को जब जब इनकी आवश्यकताएं होगी, व्यक्ति सीखने के लिए क्या होगा, प्रेरित होगा। ठीक है ना, ये आवश्यकताएं क्या है, पुनर्बलन का काम करती है, व्यक्ति को सीखने के लिए पुनर्बलित करती है और व्यक्ति बार बार कुछ नया सीखने के लिए क्या होता है, प्रेरित होता है। ठीक है ना। और इसके अंदर देखिए हल ने इस सिद्धांत की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया। सबसे पहला शब्द था इसका, देखिए इसके अंदर इसने इस सिद्धांत को हल किया, इस सिद्धांत को प्रस्तुत करते हुए इसने जो एक शब्द दिया था वो था आवश्यकता की कमी। क्या, आवश्यकता की कमी। इसने कहा कि जब जब आवश्यकता की कमी होगी, कि जब जब हमारी नीड्स के अंदर रेड्यूशन होगा, तब तब क्या होगा कि हमारी सीखने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ेगी। यानी कि आवश्यकता में बढ़ोतरी होने पे क्या होगा, सीखने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, और अगर आवश्यकता में कमी आ रही है तो सीखने की प्रवृत्ति क्या है, घट जाएगी। ऐसा इसने कहा था, नीड के अंदर हमारे रेड्यूशन होगा। ठीक है, आवश्यकता की पूर्ति के लिए नीड रेड्यूशन या आवश्यकता की कमी शब्द का इसने प्रयोग किया, और इसीलिए इस सिद्धांत को विधिवत व्यवहार सिद्धांत कहा जाता है। इसी आधार पर इसे क्या कहा जाता है, विधिवत व्यवहार सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, विधिवत व्यवहार सिद्धांत भी कहा जाता है। आई बात समझ में कि इसे विधिवत व्यवहार सिद्धांत क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस सिद्धांत के अंदर क्या होता है, नीड का रेड्यूशन होता है। क्योंकि जब जब हमारी आवश्यकता की कमी होगी, कमी के साथ हमारे सीखने की जो प्रवृत्ति है वो घट जाएगी, और जो आवश्यकता की जब कमी, आवश्यकता जब बढ़ेगी तो हमारी जो सीखने की प्रवृत्ति है वह बढ़ जाएगी। यानी कि जब जब व्यक्ति को आवश्यकता होगी, व्यक्ति क्या है, सीखने के लिए प्रेरित होगा और पुनर्बलित होगा। इसीलिए इसे विधिवत व्यवहार का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर मैं बात करूं कि इसे चालक न्यूनता का सिद्धांत क्यों कहा जाता है, तो देखिए इस पर हल ने कहा कि जब जब व्यक्ति को आवश्यकता होगी, कि जब भी किसी भी चीज की उसे आवश्यकता होगी, नीड्स होगी, जब जब नीड्स पैदा होगी या जो आवश्यकताएं हैं वो पैदा होगी, तो क्या होगा, चालक जन्म लेगा। क्या जन्म लेगा, चालक जन्म लेगा। चालक को और क्या कहा इसे, इसने कहा कि चालक या फिर प्रणोद, या हम इसे अंतर्नोद भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, अंतर्नोद। अगर मैं बात करूं तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, ड्राइवर, या ठीक है। और जब जब ये आवश्यकता पैदा होगी या नीड्स पैदा होगी तो चालक का जन्म होगा, प्रणोद अंतर्नोद इनका क्या होगा, जन्म होगा। और जब जब हमारी आवश्यकता की पूर्ति होगी तो चालक जो है वो अपने आप ही घट जाएगा, अपने आप ही घट जाएगा। इसीलिए इसे चालक न्यूनता का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे चालक न्यूनता का सिद्धांत भी कहा जाता है। आई बात समझ में, इसे चालक न्यूनता का सिद्धांत क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है कि जब जब आवश्यकता पैदा होगी तो एक चालक, एक ड्राइवर जो है वो पैदा होगा, और जब ड्राइवर पैदा होगा और जब हमारी आवश्यकता की पूर्ति घट जाएगी, आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी, तो वो चालक अपने आप क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा, न्यून हो जाएगा। और न्यून होते ही क्या होगी, चालक में कमी आएगी, और चालक में कमी आएगी, इसलिए इसे कहते हैं चालक न्यूनता का सिद्धांत कहते हैं। अब बात आती है कि चालक न्यूनता के अंदर इसमें सोपान क्या क्या है, किस प्रकार से चालक जन्म लेता है और किस प्रकार से ये न्यूनतम होता है, तो हम वो देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहले क्या होगा, देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहला काम क्या होगा, हमारे पास आवश्यकता का जन्म होगा। क्या होगा, नीड्स, यानी कि हमें किसी भी काम को करने की क्या होगी, आवश्यकता होगी। क्या होगा, हमें उस काम को करने की क्या होगी, आवश्यकता होगी। और जब आवश्यकता होगी तो मैंने क्या कहा कि एक चालक का जन्म होगा, तो आवश्यकता से क्या हुआ, चालक बना। चालक को और क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं। और क्या कहते हैं इसे, इसे अंतर्नोद भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, ड्राइवर भी कहते हैं। आई बात समझ में। और जब इनका जन्म होगा तो हम क्या करेंगे, इस चालक की पूर्ति के लिए, इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या करेंगे, कार्य करेंगे, क्रिया करेंगे। क्या करेंगे,
क्रिया करेंगे और इस क्रिया से हमारा क्या होगा, हमें लक्ष्य की प्राप्ति होगी। क्या होगी, लक्ष्य की प्राप्ति। लक्ष्य की प्राप्ति का मतलब हम उस गोल तक पहुंचेंगे जिस गोल तक हमें पहुंचना है। उस गोल तक जैसे ही हम पहुंचे तो चालक जो है वो अपने आप क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। चालक क्या हो जाएगा, न्यून हो जाएगा। आई बात समझ में। एक्टिविटी कर सबसे पहले नीड्स का जन्म होगा, नीड्स से ड्राइवर पैदा होगा, ड्राइवर के बाद में हम क्या करेंगे, उस काम के लिए एक्टिविटी करेंगे और एक्टिविटी से हमें उसको गोल प्राप्त होगा और गोल से हमारा जो ड्राइवर है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। चालक में न्यूनता आ जाएगी, चालक क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक है ना। अब बात आती है कि ये किस प्रकार से होता है। देखिए आप ही के ऊपर उदाहरण लेते हैं, इसको यहां लिखते हैं, इसको यहां लिखते हैं। अब देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सिंपल सा एक उदाहरण लूं तो क्या है, आपको आवश्यकता आज किस चीज की है, आज आपको किस चीज की आवश्यकता, क्यों आप पढ़ रहे हो इतना, किसके लिए, नौकरी के लिए, जॉब चाहिए ना आपको, क्या चाहिए, जॉब चाहिए। अब ये जॉब जॉब की जब आवश्यकता पैदा हुई ना तो फिर हमारे पास में बहुत से हमें स्कोप नजर आने लग गए। क्या आने लगे, स्कोप, जॉब्स नजर आने लगी, बहुत सारी मार्केट में हमें जॉब्स नजर आने, उसमें हमें रीट भी नजर आ गई। फिर हमने उसके लिए क्या किया, बीएड की थी ना, बीएड की हुई थी तो हमें रीट नजर आई कि अभी तो यार ये वैकेंसी सिर्फ यही आई हुई है, रीट ही। ठीक है, तो फिर हमारा जो चालक हुआ ना उस समय, इसकी आवश्यकता, नौकरी की आवश्यकता की वजह से हमने किसको चालक बना लिया, हमने रीट को क्या बना लिया, चालक बना लिया। और जब इसे चालक बनाया ना फिर इस चालक के लिए हमने क्या करना शुरू कर दिया, क्रिया, एक्टिविटी कर रहे हो ना, पढ़ रहे हो 7-7 8-9 घंटे आप किस लिए पढ़ रहे हो, इसी के लिए, इस चालक के लिए तो पढ़ रहे हो, इस चालक के लिए एक्टिविटी कर रहे हो ना आप। हाँ, तो चालक के लिए जब हमने एक्टिविटी की तो जब बढ़िया एक्टिविटी करेंगे तो क्या होगा, ये गोल है हमारा ना। आज आप सभी का क्या है, गोल है कि हमें क्या लगना है, टीचर लगना है, 3rd ग्रेड लगना है। तो ये हमारा क्या है, गोल है। इस गोल के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं। और जब ये गोल हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, यानी फाइनल जब सिलेक्शन हो जाएगा हमारा, तो क्या होगा, ये चालक बना थोड़ा ना रहेगा। फिर रीट के बारे में सोचना बंद कर देंगे आप, फिर चालक क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूस्ड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। क्या उसके बाद में फिर से रीट की तैयारी करोगे क्या, एक बार सिलेक्शन होने के बाद में भी रीट की तैयारी करोगे क्या, नहीं करोगे, क्योंकि वहां आपके चालक जो आपका गोल है, जो चालक है वो न्यूनतम हो गया। अब मान लीजिए आपको जैसे भूख लगी है, तो भूख, एक व्यक्ति को जब भूख लगती है तो उसका चालक क्या होगा, भूख लगी है तो प्यास, पानी पीने से तो भूख नहीं शांत होने वाली, तो क्या होगा, वो भोजन की ओर भागेगा, भोजन ढूंढने का प्रयास करेगा। उसका चालक क्या होगा, अंतर्नोद क्या होगा, भूख होगी, यानी कि भोजन, भूख होगी ना, चालक क्या होगा आपका, चालक ने जन्म लिया यानी कि भूख पैदा हुई, तो आपने किसको ढूंढा, आपकी आवश्यकता क्या होगी उस समय, आपका भोजन। भोजन होगा तो आपका चालक जो है वो अपने आप न्यूनतम हो जाएगा, यानी कि आपको जब आप भोजन कर लेंगे तो आपका जो चालक भूख है वह खत्म हो जाएगा। मान लीजिए उसी प्रकार से मैं बोलूंगी प्यास लगी है, तो प्यास क्या है, आपके लिए चालक है, और आप जब इसे पानी पीकर शांत कर लेंगे तो आपका चालक क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपको किसी चीज से भय लग रहा है, डर लग रहा है, तो क्या भय के लिए क्या होगा, सुरक्षा क्या होगी, आपकी आवश्यकता होगी, आप सुरक्षा चाहोगे, चाहोगे कि नहीं चाहोगे, चाहोगे। ठीक है, थकान होगी, अगर मान लीजिए आपको थकान हो गई, कोई काम करते करते बहुत ज्यादा थक गए, तो अब आवश्यकता क्या है आपकी, विश्राम है। तो जब भी जिस चीज से यानी कि आवश्यकता का पता लगे वह चीज क्या होगी, चालक होगी आपकी। ठीक है ना, आवश्यकता होगी, आवश्यकता से ही क्या होता है, चालक का जन्म होता है, और चालक के पूर्ति के बाद हमारी आवश्यकता भी आवश्यकता नहीं खत्म होती, चालक न्यूनतम हो जाता है। ठीक है ना, बात समझ में आई। अब देखिए इस सिद्धांत की अगर मैं बात करूं, ये सिद्धांत इतना ही है। इस सिद्धांत में आपको सबसे महत्वपूर्ण बात ये याद रखनी है कि सिद्धांत के अंदर क्या है, आवश्यकता को महत्व दिया गया, यानी कि क्लार्क हल ने कहा कि व्यक्ति जब जब आवश्यकता की उसे आवश्यकता होगी तब तब एक चालक का जन्म होगा। क्या होगा, सबसे पहले आवश्यकता होगी, और आवश्यकता से क्या होगा, चालक,
और चालक से क्या होगा, क्रिया होगी, और क्रिया से क्या होगा, लक्ष्य प्राप्ति, और लक्ष्य प्राप्ति के बाद में आपका जो चालक है वह क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। सिर्फ इसी क्रिया के आधार पर है आपका ये क्लार्क-एंगल का पुनर्बलन का सिद्धांत, और यही आपको क्या देती है, ये आवश्यकता ही क्या देती है, इस इतने सारे काम करने के लिए, एक्टिविटी करने के लिए क्या करती है, आपको पुनर्बलन प्रदान करती है। क्या करती है, पुनर्बलन प्रदान करती है। बात समझ में आई? ठीक है जी। अब देखिए इस सिद्धांत का अगर हम बात करें शिक्षा के अंदर, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है ये सिद्धांत आपको क्या सिखा रहा है, क्या आवश्यकता को बता रहे हैं ना। ये सिद्धांत किसको महत्व दे रहा है, आवश्यकता को महत्व दे रहा है। तो अगर मैं इसका अगर शिक्षा में प्रयोग करने की बात करूं तो हम कह सकते हैं कि आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण, यानी कि अगर मैं बात करूं एनसीएफ 2005 की, तो जो एनसीएफ 2005 है वह क्या कहता है, एनसीएफ 2005 यही कहता है कि बालक की आवश्यकता के अनुसार ही उसका क्या होना चाहिए, उसका पाठ्यक्रम होना चाहिए, उसका सिलेबस होना चाहिए। आप सिलेबस में ऐसे वैसे कुछ नहीं डाल सकते, केवल आवश्यकता की पूर्ति के आधार पर, यानी कि बच्चे की आवश्यकता के आधार पर ही पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए, और इसी आवश्यकता के अनुसार ही पाठ्यक्रम का निर्माण क्लार्क-एंगल के सिद्धांत के आधार पर बनाया जा सकता है। ठीक है ना, पहली बात तो ये। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो ये सिद्धांत है वो हमें एक सैद्धांतिक पृष्ठभूमि तैयार करके देता है, पाठ्यक्रम तैयार करने की क्या करके देता है, सैद्धांतिक पृष्ठभूमि तैयार करता है कि आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम किस प्रकार से तैयार किया जाए। एक कथन है इसका स्किनर का, याद रखना ये, कि अगर पूछा जाए कि इस सिद्धांत को सीखने के सिद्धांतों में सबसे सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कहने वाले व्यक्ति कौन थे, तो वो स्किनर थे। स्किनर ने क्या कहा था कि अब तक हमने जितने भी सिद्धांत पढ़े हैं, अब तक जितने भी सीखने के सिद्धांत हैं, उन सब में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत हल्का है। ये बात किसने कही थी, स्किनर ने कही थी। ठीक है ना, इतनी सी बात है इस सिद्धांत के अंदर। शिक्षा के अंदर अगर मैं बात करूं तो शिक्षा पाठ्यक्रम निर्माण के अंदर ये सहायक है, और ये एक सैद्धांतिक पृष्ठभूमि तैयार करके हमें ये देता है जिसके अनुसार हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं, और आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम के निर्माण की बात जो है वह एनसीएफ 2005 भी कहता है। और स्किनर ने क्या कहा था इस सिद्धांत के लिए कि यह सिद्धांत क्या है, सीखने के सभी सिद्धांतों में सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। ठीक है, तो आज की क्लास में आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए सिद्धांत के साथ।